Good morning students and my dear friends. Today is 25th of October 2023 Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ भी डेली इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होती है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि फाइनेंस रिलेटेड है तो आपके लिए ये टेलीग्राम चैनल यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप मुझे रिसर्च गेट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे सारे रिसर्च पेपर्स और सारे रिसर्च स्टडीज़ की डिटेल भी मिल जाएगी। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। Thought of the day is the mind is not a vessel to be filled but a fire to be ignited। आज के मिंट पेपर की 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और डिस्कशन में आज हम 11 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। 4 आर्टिकल मिंट के हैं और रिमेनिंग जो हैं वो बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। तो आज का पहला आर्टिकल मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, स्मॉल इन्वेस्टर्स मे बियर ब्रंट ऑफ क्रैश। कल की न्यूज़ एनालिसिस में हमने स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में, स्टॉक मार्केट प्लंज के बारे में डिस्कस किया था, उसके रीजंस भी डिस्कस किए थे। तो उसी के एक्सटेंशन में ये न्यूज़ है। ये न्यूज़ इस स्टॉक मार्केट प्लंज में स्मॉल इन्वेस्टर्स के वेल्थ इरोशन से रिलेटेड है। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स जिन्होंने मार्केट में सितंबर के मंथ में एंट्री करी है, इट मीन्स 2 महीने पहले, ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने जस्ट 2 महीने पहले मार्केट में इन्वेस्ट किया है या उन्होंने अपनी एंट्री करी है, दे विल बी वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक मार्केट प्लंज। ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस रीसेंट मार्केट प्लंज से, रीसेंट मार्केट डिक्लाइन से, रीसेंट मार्केट क्रैश से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे एज पर द एक्सपर्ट। कल की न्यूज एनालिसिस में हमने डिस्कस भी किया था कि ये स्टॉक मार्केट क्रैश और स्टॉक मार्केट प्लंज देखने को क्यों मिल रहा है। तो बिकॉज ऑफ द बॉन्ड यील्ड, इंक्रीजिंग बॉन्ड यील्ड और सर्जिंग बॉन्ड यील्ड इन यूएसए और इजराइल हमास वॉर इन वेस्ट एशिया। तो ये 2 फैक्टर्स से जिसकी वजह से कई सारे ग्लोबल चैलेंजेस जो थे वो जनरेट हो रहे थे और इमर्जिंग मार्केट से जो इन्वेस्टर्स थे दे वर पुलिंग देयर इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में हमें ये क्रैश देखने को मिला लास्ट 2 दिन में। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी डेटा के अकॉर्डिंग ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि डायरेक्टली बाइंग और सेलिंग करते हैं शेयर्स की सेकेंडरी मार्केट में, इट मीन्स उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट ना करके सीधे डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं और जिन्होंने परचेज किया है सेकेंड स्ट्रेट मंथ इन सितंबर, ऐसे इन्वेस्टर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इट मीन्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लास्ट 2 मंथ में परचेज किया, नेट परचेज किया है थ्रू डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स इन स्टॉक मार्केट, उनका जो वेल्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली 7,500 करोड़ का है। एंड दीज परचेजेस came on the top of 14,400 crore they invested in the previous month, and that result in cumulative investment of approximately 21,900 crore over the last 2 months। तो पिछले 2 महीनों का जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स का वो अप्रॉक्सीमेटली 21,000 या हम बोल सकते हैं 22,000 करोड़ का है। एंड दिस केम आफ्टर नेट सेल ऑफ 21,400 करोड़ फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, जब इस ड्यूरेशन में हमें सेलिंग का ट्रेंड देखने को मिला था। और उस समय मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वॉर्न भी किया था कि इस समय ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि रिटेल, स्पेशली स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और मार्केट के जो पीक से बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो जो क्विक गेन, जो जल्दी जल्दी या शॉर्ट ड्यूरेशन में जिनको मैक्सिमम गेन चाहिए, ऐसे इन्वेस्टर्स जो मार्केट में एंट्री कर रहे हैं उनको आगे आने वाले टाइम में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, उनको आगे आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ऐसा उस ड्यूरेशन में ऑलरेडी मार्केट्स में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वार्न किया था। और ऐसा नहीं है कि हमें लास्ट 2 मंथ में ये इन्वेस्टमेंट, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स, इनका ट्रेंड देखने को मिला है। पिछले अगर कुछ टाइम से देखें, स्पेशली पैंडेमिक के बाद से अगर हम देखें तो मार्केट में
जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। और इसी को लेकर के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एजेंसीज़ हैं, जो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने कई सारे मेजर्स भी लिए थे स्मॉल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि मार्केट जो है बहुत वोलाटाइल है। और अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, स्मॉल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो उनको मार्केट फ्लक्चुएशंस की, मार्केट ट्रेंड की उतनी ज़्यादा नॉलेज, उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डूब जाता है। और इसीलिए जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, वो ये कई सारे मेजर्स लेकर चलती हैं कि बहुत ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका एक्सपोजर भी ना हो मार्केट में, और जितना एक्सपोजर हो रहा है कहीं से उनका इंटरेस्ट जो है वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ना करे या बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ना करे। क्योंकि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता नहीं एक्सपोजर के लिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो करते नहीं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपनी सेविंग से करते हैं, डिस्पोजेबल इनकम से, अगर वो भी इनका पैसा डूब जाएगा तो डेफिनेटली देयर विल बी द ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ वेरियस अदर इकोनॉमिक पैरामीटर्स। तो ऐसा नहीं कि लास्ट 2 मंथ में ही हमें ये परचेज ट्रेंड देखने को मिला है। पैंडेमिक के बाद से रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है स्टॉक मार्केट में, और उसको लेकर के एक्सपर्ट कई टाइम से वार्न करते आए हैं कि ये फोमो की वजह से, जो क्विक गेन्स की वजह से जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्हें आगे आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टमेंट में डीपर कट्स देखने को मिल सकते हैं। और उसी एनालिसिस को एक्सटेंड किया गया है कि पास्ट 2 मंथ में ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ब्रोकर डायरेक्टली मार्केट में परचेज एंड सेलिंग करी है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो इस बार ग्लोबल इवेंट से उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा और उनके वेल्थ में इरोजन देखने को मिल सकता है एज पर द मार्केट एक्सपर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट एनएससी सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटी। कितने रिटेल नेट इनफ्लो देखने को मिला है अगस्त में और सितंबर में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट कितना देखने को मिला है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। और हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से एफपीआईज में हमें पुल बैक का ट्रेंड, यानी सेलिंग का ट्रेंड देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दीज ग्लोबल इवेंट्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर, एसेंट ऑफ युआन इन इंडियाज इनडायरेक्ट ट्रेड विद रशिया। तो इंडिया का जो ट्रेड है रशिया से वो युआन के टर्म्स में इंक्रीज हो रहा है। अगर इस न्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करके समझें, सो India's trade with yuan in terms of India's trade with Russia in terms of yuan is gathering pace, is gathering speed. क्यों? क्योंकि जो रशियन एक्सपोर्टर्स हैं दे आर एक्चुअली प्रिफरिंग बीइंग पेड इन टर्म्स ऑफ चाइनीज करेंसी इंस्टेड ऑफ लोकल करेंसी, चाहे वो रबल हो चाहे वो इंडियन रुपी हो। जबकि रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट, दोनों ही साइड की गवर्नमेंट, रशियन और इंडिया गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर्स भी लिए थे लोकल करेंसी में, डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर हम अभी करंट ट्रेंड की बात करें तो जो रशियन एक्सपोर्टर्स हैं दे आर एक्चुअली प्रेफरिंग युआन। वो जितना भी उनका पेमेंट है जो इंडिया में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो पेमेंट है वो युआन में लेना प्रेफर कर रहे हैं। दैट इज वाई इंडियाज ट्रेड विद रशिया इन युआन इज गैदरिंग पेस, इन टर्म्स ऑफ युआन इज गैदरिंग pace, and these trade routes are through global financial centers, डायरेक्टली नहीं, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर, क्योंकि सभी को पता है कि रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगे। तो सिंगापुर और दुबई, जिनको हम ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर के नाम से भी जानते हैं, बेसिकली यहाँ पर परचेज बाइंग सेलिंग थोड़ा सा आसान होता है। तो इन सेंटर्स के थ्रू जो इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड है, वो ट्रेड रूट जो है वो कंटिन्यू है। रशिया ट्रेड विद चाइना हिट रिकॉर्ड आफ्टर इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड मेनी वेस्टर्न सैंक्शन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार न्यूज़ में कि वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से रशिया का जो ट्रेड है बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के साथ इम्पैक्ट हुआ। हालांकि इंडिया के केस में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। और रिसेंटली रशिया और इंडिया ने जो मैकेनिज्म, बायलैटरल मैकेनिज्म स्टार्ट करने की कोशिश करी है, उसको लेकर बहुत सारे हर्डल्स भी आ रहे हैं। तो अभी कोई बहुत स्मूथ पेमेंट मैकेनिज्म इंडिया और रशिया के बीच में सेटअप नहीं हो पाया है, और इसीलिए 95% रशिया चाइना जो ट्रेड है वो रबल और युआन में तो सेटल हो रहा है। चाइना और रशिया के बीच में एक स्मूथ ट्रेड पेमेंट मैकेनिज्म जो है स्टैब्लिश हो चुका है, जबकि इंडिया और रशिया के बीच में अभी ऐसा नहीं हुआ है। इंडिया इज येट टू सेटअप द स्मूथ पेमेंट मैकेनिज्म, और इसी वजह से अब चूंकि रशिया और चाइना के बीच का जो पेमेंट मैकेनिज्म है वो स्मूथली सेटअप हो चुका है, तो मोस्ट ऑफ द जो इंडियन पेमेंट्स हैं वो चाइनीज करेंसी में इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अब रशियन एक्सपोर्टर्स को चाइनीज करेंसी में डील करना ईजी है।
सो जितने भी रशियन एक्सपोर्टर्स हैं, दे आर ट्रेडिंग विद इंडिया थ्रू सिंगापुर एंड दुबई एंड दे आर प्रेफरिंग द चाइनीज करेंसी इन ऑर्डर टू अवॉइड द ग्लोबल सैंक्शन, इन ऑर्डर टू अवॉइड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल सैंक्शन विद ग्रेटर ग्लोबल एक्सेप्टेंस एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये एनोनिमिटी के बेसिस पर अनोनिमस इंफॉर्मेशन है जिसको मिंट ने पब्लिश किया है। एंड डेफिनेटली ये जो डेटा है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया ने बहुत टाइम्स, इंडिया और रशिया जो है वो एक लोकल करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट मैकेनिज्म को सेटअप करने के लिए कई सारे मेजर्स ले रहे हैं। हालांकि अभी उतना स्मूथ मैकेनिज्म सेट नहीं हो पाया जितना कि रशिया का चाइना के साथ हो गया है। एंड द पेमेंट मैकेनिज्म विद इंडिया हैज़ प्लान्ड विद रशिया फेल्ड टू टेक ऑफ, और ट्रेड डेफिसिट अगर दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बात करें तो वो $40 बिलियन का मार्क भी क्रॉस कर चुका है। हालांकि दोनों ही साइड चाहते हैं कि रुपी और रबल का जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड मैकेनिज्म है, पेमेंट मैकेनिज्म है, सेटल हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है। एंड दैट इज़ वाई रशियन एक्सपोर्टर्स आर प्रेफरिंग चाइनीज करेंसी थ्रू डिफरेंट ग्लोबल ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स। अब देख लेते हैं सम short news articles from Mint. TCS to revise rate for staffing firms. Tata Consultancy Services is revising the price or the rate that it pays approximately 1000 स्टाफिंग फर्म, कंसल्टेंसी फर्म्स भी बोल सकते हैं इनको, जो बेसिकली TCS के बिहाफ पर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का काम करती हैं, TCS को मैन पावर सप्लाई करती हैं। तो ऐसी कंपनीज को TCS जो है वो अपना पेमेंट करते हैं, प्राइस या जो भी सेटअप होता है, जो भी रेट सेट हुआ होता है उसी की वजह से प्राइस करते हैं। और ये जो स्टाफिंग फर्म्स हैं ये TCS के बिहाफ पर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का काम करती हैं। इसे हम जनरली अगर मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बोलें तो HR आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, कि HR के फंक्शंस को आउटसोर्स कर दिया है TCS ने। तो जो इन 1000 कंपनीज के साथ, 1000 स्टाफिंग फर्म्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था TCS का, उसको रिवाइज करने जा रही है, और TCS प्रोबेबली इस रेट को भी रिवाइज करेगी। तो मुंबई बेस्ड कंपनी कम्युनिकेटेड टू द स्टाफिंग फर्म दैट लास्ट मंथ न्यू प्राइसिंग स्ट्रक्चर फॉर इंजीनियर्स डिपेंडिंग ऑन द स्किल सेट विल बी इफेक्टिव। तो जनवरी से ये नया रेट जो है वो इफेक्टिव होगा TCS का। कितना रेट होगा, क्या होगा, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर अभी नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नो टैक्स लायबिलिटी क्लेम्स ग्रो डिस्पाइट रोबस्ट राइज इन इनकम। अगर इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर या टैक्स कंप्लाइंसेस को लेकर के हम बात करें तो बहुत टाइम से हमें सुनते आना है कि इंडिया में जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो टैक्स कंप्लाइंसेस है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली टैक्स पे करने के लिए बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल लाइबल्स जो हैं, टैक्स लाइबिलिटी तो उन पर बढ़ती है, लेकिन वो टैक्स पे नहीं करते बिकॉज ऑफ सर्टन इवेजन प्रैक्टिसेस। टैक्स जो है वो पे नहीं करते, टैक्स इवेट कर ले जाते हैं। तो इंडिया में टैक्स पेयर्स जो हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है। हालांकि रीसेंट टाइम में परसेंटेज कुछ इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है जितना इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिडन इनकम सोर्सेज होते हैं इंडिविजुअल्स के, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और हम सभी जानते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया। तो इसी वजह से इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स कंप्लायंसेस, टैक्स बेसिस, टैक्स स्लैब्स को लेकर के हमेशा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। तो इसी कंटेक्स्ट में हम इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एज पर द रीसेंट डेटा, द नंबर ऑफ पर्सन रिपोर्टिंग जीरो टैक्स लायबिलिटी फॉर देयर प्रीवियस ईयर इनकम कंटिन्यू टू क्लाइम। तो ऐसे टैक्स पेयर्स जो कि अपनी जीरो टैक्स लायबिलिटी शो करते हैं, उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार उनका नंबर इंक्रीज हुआ, इन स्पाइट ऑफ दैट कि जो इनकम है, जो इंडिविजुअल इनकम है कंट्री में, वो इंक्रीज हो रही है। इनकम तो इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ टैक्स पेयर का बेस भी इंक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे इंडिविजुअल्स जिन पर जीरो टैक्स लायबिलिटीज हैं, उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। तो इसी को लेकर के ये डेटा है। तो नंबर ऑफ पर्सन रिपोर्टिंग जीरो टैक्स लायबिलिटी फॉर देयर प्रीवियस ईयर इनकम कंटिन्यू टू क्लाइम। अप्रॉक्सीमेटली 44.6 मिलियन टैक्स रिटर्न्स हैज़ बीन फाइल्ड फॉर प्रीवियस ईयर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि जीरो टैक्स लायबिलिटी शो कर रहे हैं, दे रिप्रेजेंट 4% इन 2022। और अगर इनकम की बात हो तो इनकम में 11%, यहाँ वो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू या बिजनेस के थ्रू जो इनकम जनरेशन है वो 11% तक इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो जीरो टैक्स लायबिलिटी वाले जो टैक्स पेयर्स हैं वो 4% के रेट से इंक्रीज होना है। तो इसी को देखते हुए डिस्क्रिपेंसी कही जा रही है कि एक साइड तो अगर कंट्री में इनकम इंक्रीज हो रही है इंडिविजुअल्स की, तो डेफिनेटली जो टैक्स पेयर्स हैं उनका नंबर भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट उनका नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ऐसे इंडिविजुअल जो जीरो टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करते हैं कि उनके पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं, क्योंकि उनकी इनकम इतनी
ज़्यादा नहीं है, वो स्लैब्स में नहीं फॉल करते, तो ऐसे इंडिविजुअल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन इनकम। सो दिस इज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। और इस डेटा की वजह से टैक्स कंप्लायंसेस, टैक्स बेसिस को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं कि इनका डेप्थ कितना है, कितना इनका जो मेजर्स हैं, कितना एक्चुअली मेजर जो टैक्स कंप्लायंसेस मेजर जो रिसेंटली टैक्स अथॉरिटीज़ ने लिए हैं वो कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जबकि अगर ये जीरो टैक्स लायबिलिटीज़ के जो टैक्स पेयर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है इंस्टेड ऑफ increasing the number of taxpayers। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 that is given on page number 1 of business standard। GST enforcement action may fetch ₹50K crore in financial year 24। तो इस फाइनेंशियल ईयर 24 में सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्शन में एक सिग्निफिकेंट रिकवरी एंटिसिपेट कर रही है। तो दिस फाइनेंशियल ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्चुअली एंटिसिपेटिंग टू रिकवर द इवेडेड जीएसटी, यानी जो ऑलरेडी जीएसटी कलेक्ट हो रही है उसकी बात नहीं है, जो इवेडेड जीएसटी कलेक्शन है, यानी जो बचाया हुआ जो टैक्स इवेजन के थ्रू कई सारे जो कंपनीज हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टैक्स अपना इवेट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टैक्स में, उस पर्टिकुलर अमाउंट में रिकवरी की बात हो रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ या उससे ऊपर का जीएसटी इवेजन जो है वो इस बार रिकवर किया जा सकता है, जो कि पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में डबल होगा। यानी 23 में जो रिकवरी हुई थी उससे जस्ट डबल रिकवरी इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में इवेडेड जीएसटी में, या इवेडेड जीएसटी में हमें देखने को, या टैक्स में देखने को हमें मिलेगा। एंड दिस कुड बी द हाईएस्ट एवर एनुअल टैक्स रिकवरी एज पर द डेटा। तो ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इस साल जितनी भी टैक्स रिकवरी होगी, इवेडेड जीएसटी की रिकवरी होगी, वो अभी तक की सबसे हाईएस्ट टैक्स रिकवरी होगी। और अभी तक अगर हम देखें ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24 यानी इस साल तक अप्रॉक्सीमेटली 1.36 ट्रिलियन का जो जीएसटी है वो इवेड किया गया है एज पर द जीएसटी अथॉरिटी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 1.36 ट्रिलियन की टैक्स लायबिलिटी थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पर, इन जीएसटी जो पे करते रजिस्टर्ड एंटिटीज़ पर, लेकिन उन्होंने जो भी पेमेंट किया उसके बाद ये अप्रॉक्सीमेटली 1.36% का जीएसटी इवेजन देखने को मिल रहा है, अवॉइडेंस देखने को मिल रहा है कि इतना अमाउंट अनपेड रहा या इवेड किया गया। कैसे इवेड किया गया? थ्रू डिफरेंट माल प्रैक्टिसेस जीएसटी पेमेंट नहीं किया गया या जीएसटी पेमेंट अवॉइड किया गया। तो उसी को लेकर के रिकवरी कर रही हैं जीएसटी अथॉरिटीज़, और ऐसा कहना है कि इस बार जस्ट डबल हम रिकवरी करेंगे। और इस अमाउंट को अगर हम देखें तो 1.36 ट्रिलियन में अप्रॉक्सीमेटली 14,108 करोड़ ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, और 23 में जो 1.01 ट्रिलियन का इवेजन हुआ था, 1.01 ट्रिलियन का जीएसटी इवेजन हुआ था, उसमें से 21,000 करोड़ ऑलरेडी रिकवर किए जा चुके हैं। यानी 2023 में 21,000 करोड़ की रिकवरी हुई थी, और इस बार अप्रॉक्सीमेटली 40 से 42 करोड़ की रिकवरी, 45 करोड़ की रिकवरी एंटीसिपेट, 45,000 करोड़ की रिकवरी, डेफिनेटली 1,000 करोड़ की रिकवरी जो है वो एंटीसिपेट की जा रही है। एंड दिस अमाउंट इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि इस बार बजट में भी एक सिग्निफिकेंट जीएसटी कलेक्शन की बात करी गई है। और अगर हम प्रैक्टिसेस की बात करें, मोस्ट ऑफ दीज इवेजन प्रैक्टिसेस हैज बीन डन थ्रू रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्स, जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्स गलत हैं, कंपनीज ने किए हैं। कई सारे अपने इनपुट पर टैक्स दिखाए हैं जो कि एक्चुअली कंपनीज ने पे ही नहीं किए हैं, वो इनपुट खरीदा ही नहीं, वो रॉ मटेरियल्स खरीदे ही नहीं और उन पर टैक्स दिखाया है। तो रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्स के थ्रू ये जो जीएसटी इवेजन है ये किया गया। इसके अलावा पेमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में भी हमें इस तरह के क्लेम्स देखने को मिले हैं। जीएसटी पेमेंट ऑफ एक्सपेट सर्विसेज, इन पर भी ये दोनों न्यूज़ हमने कवर करी थी, इंश्योरेंस वाली भी न्यूज़ कवर करी थी और एक्सपर्टाइज को लेकर के भी हमने न्यूज़ कवर करी थी, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि 18% स्टाफिंग सर्विसेज पर 18% का जीएसटी लगा। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको इन दोनों न्यूज़ के बारे में पता होगा। तो टोबैको, इंश्योरेंस कंपनीज, एक्सपर्टाइज और स्टाफिंग सर्विसेज को लेकर के जो जीएसटी में जो भी क्लैरिफिकेशन बाद में लाए गए, उन सब की वजह से अब ये जो टैक्स इवेजन जो हुआ था, जो टैक्स इवेजन कंपनीज करी था, अब उन सब से रिकवरी करी जाएगी। तो जितने भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस और स्ट्रैटेजीज यूज़ करी गई हैं ओवर द लास्ट ईयर, उन सबको अब देखते हुए, उन पर एनालिसिस करते हुए टैक्स जो है वो पकड़ा जा रहा है और इस बार अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। रिकवरी मतलब रेवेन्यू बूस्ट। तो जीएसटी इवेजन
अभी तक कितना हो चुका है, 2017 से लेकर के 2023 तक इतना जीएसटी टैक्स इवेजन हो चुका है एज पर द अथॉरिटीज़ का ये कैलकुलेशन है। और रिकवरीज कितनी हुई है, 22, 23 और 24, यानी H1 24 मीन्स फर्स्ट हाफ है 24 का, उसमें कितनी रिकवरी हो चुकी है, कितना जीएसटी इवेजन जो है वो डिटेक्ट किया गया है। लेट अस सी की लेवर्स कौन से, हम सभी जानते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, ई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जिन पर 28% का भी टैक्स इम्पोज किया गया है, एक्सपर्टाइज और स्टाफिंग सर्विसेज जो ऑफर करती हैं सब्सिडीज अपनी पेरेंट कंपनी को, उन सर्विसेज पर, टोबैको पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जितने भी सेक्टर हैं इनमें मैक्सिमम रिकवरी देखने को मिल सकती है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, हायर पेंशन ऑन टॉप ईपीएफओ मीटिंग एजेंडा। तो इस बार का जो बाई एनुअल मीटिंग होगी किसकी, ईपीएफओ की, उसमें जो इम्पॉर्टेंट एजेंडाज रहेंगे, उन इम्पॉर्टेंट एजेंडाज में सबसे इम्पॉर्टेंट हायर पेंशन इशू रहेगा। सो हायर पेंशन इशू इज गोइंग टू गेट टॉप प्रायोरिटी इन ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बाई एनुअल मीटिंग, क्योंकि पेंशन को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज रिसेंट टाइम में डिस्कस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने के ऑर्डर भी कई सारे आए हैं हायर पेंशन को लेकर के। तो हायर पेंशन पोर्टल, ईपीएफओ का जो इन्वेस्टमेंट है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, इस तरह के कई सारे जो इश्यूज हैं इस अपकमिंग ईपीएफओ मीटिंग में डिस्कस किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस बार की जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जो मीटिंग है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। और इस मीटिंग के बाद अगर कोई हमें सब्सटेंशियल डिसीजन देखने को मिलता है तो डेफिनेटली पेंशन जो है, पेंशनर्स जो है, उनके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, जॉगिंग ऑन ट्रेड मील द टेल ऑफ इंडियाज चार्जिंग इंफ्रा। तो बेसिकली इंडिया के ईवी सेक्टर में जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के ये न्यूज़ है। जॉगिंग ऑन ट्रेडमिल एक फ्रेज यूज़ करी गई है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। तो अगर हम बात करें इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्रोग्रेस, तो इट इज़ एकिन टू जॉगिंग ऑन ट्रेडमिल, नो मैटर हाउ लॉन्ग यू रन, the distance appear only on the screen, you are still on the same belt on a same place। कि कहा गया है कि भले ही हम कितने भी गवर्नमेंट कितने भी मेजर्स ले रही है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जितने भी जो माइलस्टोन हैं, जितने भी जो प्रोग्रेस हैं, जितने भी ये गोल सेट किए गए हैं, इनको अचीव करने के लिए जितने भी हमने प्रोग्रेस करी है, दिस इज ओनली द एम्बिगुअस प्रोग्रेस, एम्बिगुअस टारगेट। बहुत सब्सटेंशियल वर्क ऑन ग्राउंड देखने को नहीं मिला। जैसे कि आप ट्रेडमिल पे जब दौड़ते हैं तो आप भले कितना ही दौड़ लें लेकिन यू आर स्टिल ऑन सेम बेल्ट ऑन अ सेम प्लेस। तो उसी से कंपेयर किया गया इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। जैसे कि अगर हम इंडियन कंपनीज़ की बात करें, रिसेंटली बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ ने अनाउंस किया कि वो चार्जिंग स्टेशंस डेवलप करेंगे और हमने हर न्यूज़ को कवर भी किया। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा। So for those Indian companies who has planned to set up the public charging station PCEs, the narrative is similar to the charging points multiply, but the needle on utilization and profit moves very little। तो भले ही कितने अनाउंसमेंट किए हो कंपनीज ने, लेकिन अगर हम देखें तो फिलहाल के लिए सब ग्राउंड में कोई ऐसा इंप्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिला। रीज़न बिहाइंड कि जो प्रॉफिट जो कंपनीज एंटिसिपेट कर रही हो वो वेंचर प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा कंपनीज को। तो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है कंपनीज को ये मल्टीपल चार्जिंग स्टेशन और पब्लिक चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए। एंड इट हैज़ बीन 20 ईयर्स, 20 साल हो चुके हैं जब रीवा ने इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो था वो लॉन्च किया था। लेकिन इन 2 सालों के बावजूद भी अगर हम देखें तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है अमंग ऑल मेजर इकोनॉमीज, और चाहे वो फास्टेस्ट ग्रोइंग ईवी मार्केट इंडिया ही क्यों ना हो। अब क्वेश्चन उठता है व्हाई दिस स्लो प्रोग्रेस। कंपनीज वांट टू इन्वेस्ट, कंपनीज इन्वेस्ट करना चाह रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, तो इतना डिले हमें क्यों देखने को मिल रहा है। तो एक्सपर्ट्स का ये एनालिसिस है या मानना है, इट इज़ नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ एक्सपर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, और बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस न्यूज़ को कवर किया। तो उसके अकॉर्डिंग कि जो फाइनेंसर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं,
they are actually not very keen to invest into this particular sector. Reason behind, क्योंकि incubation period बहुत ज़्यादा हाई है, रिस्क है. इंडिया में अभी अगर हम ईवी की बात करें या चार्जिंग स्टेशन या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है. इंक्यूबेशन पीरियड लंबा होने की वजह से वो प्रोजेक्ट बहुत टाइम बाद फाइनेंशियली वायबल होगा या प्रॉफिटेबल होगा, जिसकी वजह से जो फाइनेंसर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कीन नहीं है. दे आर एक्चुअली हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इनटू दिस सेक्टर एंड दैट इज व्हाई पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस आर ब्लीडिंग एज पर दिस एनालिसिस. तो डेफिनेटली हाई कैपिटल कॉस्ट, high operating cost and critical utilization point, ब्रेक इवन पॉइंट्स बहुत हाई हैं. सब वैसे सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टर्स नहीं है, और इन्वेस्टमेंट या कम इन्वेस्टमेंट की वजह से या हेजिटेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली. और कुछ जो स्टेशन ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं उसमें यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वो जो स्टेशंस हैं या जो मल्टीपल सेंटर्स हैं चार्जिंग के, वो उतने प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे. एंड बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो फिलहाल के लिए इंडिया में अभी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, उसकी प्रोग्रेस जो है वो सिर्फ ऑन स्क्रीन देखने को मिल रहा है. इट इज़ नॉट ऑन एक्चुअल ग्राउंड. सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट कंट्रीज कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ ईयर 22, 25 और 30 तक चाइना, यूएसए, यूरोप, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया का कंपैरिजन किया गया. डेफिनेटली हम देख सकते हैं चाइना सबसे आगे इसमें, सेकंड पोजीशन पर इंडिया, थर्ड पोजीशन पर यूरोप. इंडिया सेकंड पोजीशन पर यूएसए और थर्ड पोजीशन पर यूरोप. इंडिया कहाँ है? इंडिया 6th पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ दिस पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स. अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड. इंडिया सेट टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 S&P. तो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी इंडिया की. किसने बोला है? S&P ने प्रोजेक्ट किया है. तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने प्रोजेक्ट किया है कि जर्मनी और जापान को ओवरटेक करके इंडिया 2030 में ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी. हालांकि इंडिया की इस पोजीशन को लेकर के, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पोजीशन को लेकर कई सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च कंसल्टेंसीज हैं, उनके अपने प्रोजेक्शन है. बट सबसे कम टाइम में जो प्रोजेक्शन है S&P ने किया, S&P के अकॉर्डिंग 2030 में ही इंडिया जर्मनी और जापान को ओवरटेक कर लेगी. अभी की इंडिया की क्या पोजीशन है? अभी इंडिया 5th पोजीशन पर है और 30 तक इंडिया 3rd पोजीशन पर हो जाएगी. एंड दिस इज ऑल अबाउट GDP ग्रोथ ऑन राइट ट्रैक. तो इंडिया, जापान और जर्मनी की GDP ग्रोथ का कंपैरिजन है 2020 में कितनी थी और 2030 तक कितनी रहेगी, ऐसा एस्टिमेशन किया है S&P ने. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिक. कंज्यूमर फर्म सी डबल डिजिट ग्रोथ ऑन फेस्टिव शॉपिंग. तो इंडिया में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो कंज्यूमर फर्म्स जो है वो डबल डिजिट की ग्रोथ रेट से ग्रोथ जो है वो एंटिसिपेट कर रही है इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग, इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन. तो सेल ग्रोथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 15% तक होगी, ऐसा कंज्यूमर ड्यूरेबल फर्म्स जो है वो एंटिसिपेट करें. जैसे कि हम बात करें गोदरेज अप्लायंसेस की, 20% की सेल एंटिसिपेट कर रहा है, हायर सेल एंटिसिपेट कर रहा है. दशहरा और दिवाली सीजन में विजय सेल्स 20%, एयर कंडीशनर्स की सेल जो है वो भी पिकअप करी है अक्टूबर के मंथ में बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल सीजन. हम कई बार इस न्यूज़ को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. दिस इज एन इंटरव्यू जहाँ पर CBAM मैकेनिज्म को लेकर के जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं उनका इंटरव्यू, जहाँ पर CBAM मैकेनिज्म को लेकर के उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किए हैं. और कई बार कई फोरम में CBAM मैकेनिज्म को क्रिटिसिज्म में मिला है और उनके अकॉर्डिंग, प्रोफेसर के अकॉर्डिंग, कि जो CBAM मैकेनिज्म है इट शुड बी फ्यूचर ओरिएंटेड. अभी क्या है, CBAM मैकेनिज्म को जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बनाएगा. तो उन्होंने बोला कि अगर यूरोपियन कंट्रीज सच में चाहते हैं कि CBAM मैकेनिज्म सक्सेसफुल रहे तो उसको फ्यूचर ओरिएंटेड करना चाहिए कि कंट्रीज कहाँ पर किस डायरेक्शन में जाना चाह रही, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट एप्लीकेबल ऑन करंट सिनेरियो, ऐसा प्रोफेसर का कहना है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. OMCs लुक टू स्पर डिमांड विद बिगर एथेनॉल टेंडर. OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव फ्लोटेड द टेंडर फॉर द सप्लाई ऑफ 8.25 बिलियन लीटर्स ऑफ एथेनॉल फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 फ्रॉम ऑल द सोर्सेज. जो कि ये टेंडर स्टार्ट जो है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा. तो जितनी OMCs हैं वो डिमांड एंटिसिपेट कर रही, डिमांड में स्मर एंटिसिपेट कर रही हैं और इसीलिए वो बड़े से बड़े टेंडर ला रही हैं फॉर अपकमिंग सीजन. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हैव अ नाइस